ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। अ, हम तिलकन्ना के साथ भी इसकी बात कर रहे थे। ऐसी स्थिति निर्माण हुई है कि भारत में यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी। 1857 और उसके बाद बनने लगी, तो फिर प्राध्यापक भी होने लगे लोग। दे वर नॉट स्कूल टीचर्स एट ऑल। वो स्कूल टीचर्स की बात नहीं थी, वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की बात थी। अब अध्यापकों को हमेशा एडवांस्ड स्टडीज, अब मैं जानबूझकर अंग्रेजी का प्रयोग कर ही रही हूँ, एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च, इस क्षेत्र में जाना था। अब हुआ ऐसे, मैंने ये प्रैक्टिकल, लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल, नेशनल, सभी प्रकार के एक साथ फैक्टर्स आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि प्रारंभ में वाइस चांसलर्स जो कुलपति होते थे, वे तो यूरोपियन ही होते थे और अधिकतर ब्रिटिश ही होते थे। प्राध्यापक भी प्रारंभ के 2-3 जनरेशन्स, 2-3 पीढ़ियों तक ब्रिटिश ही रहे। बाद में यहाँ के प्राध्यापक यहाँ यहाँ के कॉलेज में पढ़कर, यूनिवर्सिटी में पढ़कर इंग्लैंड जाने लगे। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में पढ़कर फिर वापस आने पर वो यहाँ प्राध्यापक होने लगे। अभी भी प्रिंसिपल होने तक की तो नौबत ही नहीं आई है। वो प्रिंसिपल नहीं हो सकते थे। प्रिंसिपल तो यूरोपियन ही होगा। जैसे हमारे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में प्रिंसिपल तो फादर ही होते हैं, माने क्रिश्चियन ही होते हैं। उस प्रकार से यूनिवर्सिटी के कुलपति, कॉलेजेस के प्रिंसिपल और ये सब तो ब्रिटिश ही होंगे। धीरे धीरे करके 5-6 पीढ़ियों के बाद भारतीय प्राध्यापक होने लगे, भारतीय प्रिंसिपल्स भी होने लगे और उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी होने लगे। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी, वे वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। ऐसे वाइस चांसलर्स होने लगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाने भी लगे, ऑक्सफोर्ड में जाते थे, पढ़ाने भी लगे। तब तक ज्ञान का केंद्र ऑक्सफोर्ड था। ये अब ये क्यों ऐसा होता था? ये वाइस चांसलर और प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब तो ब्रिटिश ही होने चाहिए। ऐसा क्यों होता था? यह अंग्रेजी भाषा के कारण से होता था। और भाषा में ज्ञान जो प्रस्तुत होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक भावनाएं, दूसरी दृष्टि और तीसरी संकल्पना। दृष्टि को हम संकल्पना में लेंगे अथवा संकल्पना को दृष्टि में भी ले सकते हैं। तो ये संकल्पना ये केवल एक शब्द नहीं होता है, उसके पीछे पूरा विचार होता है, पूरी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है और उसकी गहराई शरीर से लेकर बुद्धि, आत्मा तक सर्वत्र फैली हुई होती है। ये सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन इसके साथ संबंधित होती है। तो एक शब्द से केवल एक दिखने वाला पदार्थ ही नहीं व्यक्त होता, एक शब्द से पूरी जीवन रचना व्यक्त होती है, पूरा हमारा दृष्टिकोण व्यक्त होता है, पूरी जीवन दृष्टि उसके पीछे होती है, पूरी परंपरा होती है, पूरी हमारी व्यवस्था होती है। ऐसे जो संकल्पनात्मक शब्द हैं, वे पूरी जीवन रचना को व्यक्त करने वाले, वे तो ब्रिटिश होने चाहिए, ये उसके पीछे का उद्देश्य था। ये यूरोपियन होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था। इसलिए वो दे डोमिनेटेड, वो वर्चस्व उनका बना रहे,
इसकी बहुत उनको परवाह थी। मैंने इसकी ही चिंता वे करते थे कि अपना हमारा वर्चस्व ज्ञान के क्षेत्र में बना रहना चाहिए। तो वो इट वाज नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, वो केवल जानकारी की बात नहीं थी, वो एक पूरी समझ की बात थी, दृष्टि की बात थी। तो ऐसा होता रहा। तो बाद में आने वाले जो भारतीय प्राध्यापक थे, भारतीय प्रोफेसर्स थे, वे भी अंदर से माने बुद्धि से, समझ से, दृष्टि से परिवर्तित होने लगे और वहां से हमारे ज्ञान क्षेत्र का जैसे कहे कि विकृतीकरण अथवा यूरोपीकरण शुरू हुआ। वो क्या था? तो हमारे हमारे शास्त्रों को फिर वो भारतीय भारतीय भी करने तो लगे कि भारतीय समाजशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय शरीर विज्ञान, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे विषय आए। तो ये सारे अपने अंग्रेज काउंटर पार्ट्स जो हैं, माने ब्रिटिश प्राध्यापक, ब्रिटिश प्रिंसिपल्स, ब्रिटिश वाइस चांसलर्स, ब्रिटिश रिसर्चर्स, ऐसे सब लोगों के अनुकूल हो सके, इसको वे सामंजस्य या समन्वय कहते थे। परंतु ये ज्ञान के क्षेत्र में उनके अधीन हो जाना और उनका वर्चस्व स्वीकार करना और उसके अनुसार उनके द्वारा समर्थन प्राप्त करना, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त करना, इस दृष्टि से अपने शास्त्रों का निरूपण होने लगा। और वो तो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में ही होता था, इसलिए अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग उसमें करना होता था। संस्कृत भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाने लगी, तत्व ज्ञान भी अंग्रेजी भाषा में, दर्शन, हमारे जो विभिन्न दर्शन हैं वे भी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई जाने लगे। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, इट वाज नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन। ये भी एक जरा शोचनीय बात है और समझने लायक भी बात है कि भारत में तो सरकार में, शासन में शिक्षा विभाग था ही नहीं, क्योंकि शासन को शिक्षा के साथ कोई ऐसा शासकीय संबंध नहीं था। माने जैसे कर प्रणाली है तो शासन द्वारा नियंत्रित होती है। पत्र व्यवहार माने भूखंड है, खेती करने उद्योग तंत्र है, या उपद्रवियों को सजा करना है, दंड देना है, तो कानून का शास्त्र, न्याय का शास्त्र, आंतरिक सुरक्षा का क्षेत्र, परराष्ट्र के आक्रमण का क्षेत्र, ये तो शासन प्रशासन के अंतर्गत आता है। परंतु ज्ञान क्षेत्र कभी शासन क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं आता था, शासन डोमिनेट नहीं करता था। परंतु ब्रिटिशों ने पहले ही शासन ने ज्ञान का क्षेत्र भी अपने हाथ में लिया और पहला जो डिपार्टमेंट शुरू हुआ उसका नाम ही देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये ज्ञान को इंस्ट्रक्शन से ही शुरू होता है ऐसा मानते थे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन माने सर्वसामान्य लोगों को जो जानकारी देना चाहिए उसका माध्यम शिक्षा है, इसके लिए व्यवस्था विद्यालय है और इसलिए उसको नियमन में रखने के लिए टाइम टेबल है और उसके पाठ्यक्रम है और उसकी परीक्षा है और उसके आधार पर प्रमाण पत्र देना है। ये सारी बातें जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, उसके बाद शुरू हुई। परंतु ये ज्ञान का क्षेत्र इंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, इसलिए जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो अंग्रेजी काउंटर पार्ट ढूंढ कर उसके अनुसार करना। तो सारे अब इसमें जो ब्रिटिशों की समझ में ही नहीं है,
ब्रिटिशों की बुद्धि में ही नहीं उतरती है। ब्रिटिशों ने इसका कभी विचार ही नहीं किया है। उनका विचार का क्षेत्र वहां तक जाता भी नहीं है। जीवन को वो ऐसे देखते भी नहीं है। उनके थियोलॉजी में, उनके धर्मशास्त्र में, उनके बाइबल में, उनके विज्ञान में, उनके टेक्नोलॉजी में, तंत्र ज्ञान में, उनके कानून में, उनके समाज शास्त्र में जो कभी तत्व, जिन जिन संकल्पनाओं का, जिस दृष्टि का कभी आधार ही नहीं लिया गया, और वो क्यों नहीं लिया गया? तो इट वाज जस्ट बियॉन्ड देम। उनके क्षेत्र में था ही नहीं उनका विचार, उनकी दृष्टि वहां तक पहुंचती थी, और उस पद्धति से ही वे जीवन और जगत को समझते थे। उसके अनुसार उनकी भाषा की रचना हुई थी, उसके अनुसार उनके शब्द निर्माण हुए थे, उसके अनुसार वे वो सिद्धांत तय करते थे, उसके अनुसार वो नैरेटिव सेट करते थे, उसके अनुसार वो थियरीज बनाते थे। तो आइडियोलॉजी माने विचारधारा, थियरीज, प्रिंसिपल्स, ये सारे उनके दर्शन के अनुसार माने दृष्टि के अनुसार बनते थे। वही इम्पोजिशन संस्कृत में लिखे गए शास्त्रों पर हुआ। वो होना ही था, क्योंकि वो सारा अंग्रेजी माध्यम में ही होता था। पूर्ण ज्ञान क्षेत्र अंग्रेजी माध्यम में, माने अंग्रेजी भाषा में शब्दों का प्रयोग करेंगे। शब्द जीवन दृष्टि को व्यक्त करने वाले शब्द के आधार पर निर्मित हुई थी। उस व्यवस्था, समाज रचना, उस समझाने वाले शास्त्र, हमारे परंपराओं को शास्त्र, जो भी हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग है, सारे शब्द अंग्रेजी में प्रस्तुत होने लगे। तो फिर क्या हुआ? आत्मा, ये सोल हुआ, ये कभी कॉन्शियंस हो गया। अब वो कोई समझ में नहीं आने वाली बात है कि ये हार्ट कहते ही वो क्या होता है, चित्त और हृदय क्या है, संस्कार क्या है, ये कोशिकन दर्शन की को सोल के रूप में समझो, और मुक्ति को साल्वेशन के रूप में समझो। अब साल्वेशन को वे हमारी दृष्टि ही अलग है, और हमारा पूरा सेटअप इसके लिए उसको समझने में अपनी पद्धति से ही भी समझेंगे, ये तो स्पष्ट ही है। और हमें भी उनकी पद्धति से ही समझाना होगा। बाद में हम तो इसको अपनी पद्धति से बीच बीच में आवाज जा रही है आपकी। आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं क्या? नहीं करेंगे, उसका अर्थघटन भी वे वैसे ही करेंगे। तो इसलिए
पूरी एक संस्कृति, पूरा एक जो पूरा एक जो दर्शन है, वो दूसरी भाषा में व्यक्त करते समय अर्थ के अनर्थ होने लगे, विपरीतार्थ होने लगे, या व्याप्ति, अतिव्याप्ति के प्रसंग आने लगे, और पूरा का पूरा एक अलग प्रकार की समझ, अपने ही शास्त्रों की, अपने ही ग्रंथों की, अपनी ही संकल्पनाओं की एक समझ, एक 100 सवा 100 वर्ष में अपने ही बौद्धिकों के मन, मस्तिष्क और बुद्धि में और हृदय में स्थापित होने लगे। दिस इज द ट्रांजिशन। ये धीरे धीरे करके रूपांतरण हो रहा है, धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है, और हमारी समझ में जल्दी आता भी नहीं है। इसलिए 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे सभी लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय समाज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय मनोविज्ञान तो तब भी नहीं है, मनोविज्ञान जैसा शब्द ही वहाँ नहीं है। साइकोलॉजी और मनोविज्ञान ये दोनों ही बहुत अलग बातें हैं, और साइकोलॉजी का अनुवाद हमने मनोविज्ञान कहा तो उन्होंने क्या कहा कि भारत में मनोविज्ञान जैसा कुछ है ही नहीं। मनोविज्ञान हमारा शब्द भी नहीं है। हमारे हमारे इसमें मन शब्द बहुत आता है, परंतु मनोविज्ञान जैसा शब्द हमारे डिस्कोर्स में नहीं है। इसलिए वे कहने लगे कि भारत में तो मनोविज्ञान का विकास ही नहीं हुआ है, वो जो कुछ भी है वो तो दर्शन है, माने फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान है। दर्शन शब्द का तो ऐसा ही बेहाल हुआ है। तो ये जो पूरी संस्कृति, पूरा मानसिक माइंड सेट, पूरी दृष्टि अलग होने के कारण से भाषा भी उसकी ही अभिव्यक्ति है। इस कारण से दूसरी भाषा में, और वह भी इतने विरोधी विचार और दृष्टि के कारण से भारत के ज्ञान क्षेत्र में बहुत उथल पुथल हो गई। और ये जो हमारे प्राध्यापक थे वे सब भारतीय शब्दों को भारतीय वही के वही रखने के स्थान पर सारे अनुवाद करने लगे, तो संकल्पनाएं भी बदल गई, और हमारी अपनी समझ, अपने ही शास्त्रों के बारे में, अपने ही संकल्पनाओं के बारे में भिन्न होने लगी। और फिर जब इस भाषा का प्रचलन बढ़ा तो फिर हाँ, यही तो इसका अर्थ होता है, ऐसी एक समझ पक्की बनने लगी। ऐसे कुछ शब्द जो हैं, इसकी अगर हम सूची करें तो जो एकदम महान उथल पुथल, महान भ्रांति और महान अराजक निर्माण करने वाला शब्द है धर्म। तो हम धर्म को रिलीजन तो कितने दीर्घ काल तक कहते रहे, और फिर रिलीजन इज एन ओपियम, ऐसा कम्युनिस्ट कहने लगे। तो हम रिलीजन के अर्थ में ही अभी भी लोग समझ रहे हैं, और रिलीजन के अर्थ में समझते हैं, इसलिए हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन ऐसा होता है। आज भी हम हिंदू और मुसलमान, माने हिंदुत्व और इस्लाम, हिंदुत्व और क्रिश्चियनिटी को पैरिटी में रखते हैं, समान समान मानकर फिर उसकी जोड़ी बना रहे हैं। धर्म ये अलग श्रेणी का शब्द है, और रिलीजन दूसरी श्रेणी का शब्द है। ये न समझकर हमने धर्म और रिलीजन ऐसा कर दिया, तो भारत का बौद्धिक क्षेत्र धर्म को रिलीजन मानता है, और रिलीजन के बारे में अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो समझते हैं
वही धर्म के बारे में भी समझते हैं। तो इसके कारण से समाज जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ा गड़बड़ होने ही वाला है। अब लोग रिलीजियन का अर्थ, अनुवाद, ये धर्म धर्म तो नॉन ट्रांसलेटेबल है ही, क्योंकि धर्म से हम जो मानते हैं वे अन्य भाषा भाषी लोग, वो भी वेस्टर्न, जो पश्चिम की भाषाएं हैं जितनी, उसमें उसका कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन विचार में वह नहीं है। तो हम फिर धीरे धीरे ये बात हम समझने लगे। तो अब लोग रिलीजन को संप्रदाय कहने लगे, मजहब कहने लगे, मत कहने लगे, पंथ कहने लगे। अब ये पंथ और रिलीजन भी समान नहीं है, मजहब और रिलीजन भी समान नहीं है, और संप्रदाय और रिलीजन तो समान नहीं ही है। फिर भी हम संप्रदाय निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, मत निरपेक्ष ऐसा कहने लगे। धर्म निरपेक्ष तो असंभव है। ये कितने लोग समझते हैं अभी? अभी तो सर्वसामान्य बौद्धिक वर्ग नहीं समझता है इसको, और इसके कारण से हमारे देश में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में जो अराजक फैल गया है, उसका कोई उपाय ही हम नहीं कर सकते हैं। सब धर्म समान, सर्वधर्म समान, और धर्म ये व्यक्तिगत जीवन का विषय है, वह तो राष्ट्रीय जीवन का विषय ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, धर्म निरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। इतना एक वाक्य का स्पष्ट कथन, स्पष्ट स्टेटमेंट अभी भी नहीं करते। अभी भी धर्म शब्द का प्रयोग किया तो धर्म ये रिलीजन नहीं है ऐसा कहना ही पड़ता है। ये बताता है कि कितना गहरा और व्यापक प्रभाव निर्माण होता है। तो हम संप्रदाय को भी, हम संप्रदाय निरपेक्ष भी नहीं हो सकते। संप्रदाय का भी बहुत महत्व है, और ये कहते हैं कि रिलीजियस नहीं, रिलीजन का और राज्य का, रिलीजन का और सार्वजनिक जीवन का कोई संबंध नहीं है। कायदा कानून सारा धर्म के आधार पर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, और हम भी कहते हैं संप्रदाय के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी गहराई में छानबीन हम नहीं करते हैं। यह संप्रदाय होता क्या है, मत पंथ आदि सब होते क्या है, ये भी एक अनुसरण का, अनुकरण का ही विषय बन गया है। तो धर्म ऐसा ही राष्ट्र शब्द है। इट इज नॉट नेशन। नेशन की संकल्पना अलग है, राष्ट्र की संकल्पना अलग है। राष्ट्र हमारे वेद काल से, वेदों में भी पृथ्वी सूक्त है, वही राष्ट्र सूक्त कहा जाता है। तो फिर राष्ट्र और नेशन, इसमें भी बहुत अंतर है। अब नेशन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए जाएंगे तो फिर वो ब्रिटिश परिप्रेक्ष्य में जैसे समझा जाता है वैसे नहीं समझा जाएगा। भाषाओं का बहुत अधिक एक अध्ययन का विषय ही अलग हो जाएगा। ऐसा राष्ट्र और एक दूसरा जो बहुत बड़ा अराजक निर्माण हो गया है, वह जाति शब्द को लेकर है। कास्ट को, रेस को वंश कहा, कास्ट को जाति कहा। अब ये हमारे सामाजिक जीवन की संकल्पनाओं का सही अनुवाद है ही नहीं, परंतु हम सुविधा के लिए अनुवाद कर देते हैं और फिर जाति को कास्ट के रूप में समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, राजनीति में बहुत बड़ा घमासान हो जाता है, और जहां जिसको जो समझ में आता है वही उसको उसका अर्थ करने लगता है और वही बातें सारी लागू करते हैं
कानून की हो या अर्थार्जन की हो या व्यवसाय की हो या ऊंच नीच जैसी भेदभाव की हो, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक अनिष्ट की हो, ये सारी बातें उसमें जुड़ जाती है। तो कास्ट इज नॉट जाति, जाति इज नॉट कास्ट, वंश इज नॉट रेस, वंश वो कुल, ये रेस थोड़े हैं, वो भी नहीं है। रघुवंश, ये रघु की रेस नहीं है। तो ये क्या है, जाति रेस है, वो भी स्पष्ट नहीं है। तो हमारे ही अपने शब्दों को हम अंग्रेजी के प्रभाव के कारण से ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अब जाति को हम जाति, हम कभी भी कास्ट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भी हम जाति को जब समझना शुरू करते हैं तो कास्ट शब्द हमारे ऊपर मंडराता रहता है। हाँ देखो, अंग्रेजी में तो ऐसा होता है। राष्ट्र शब्द शब्द जब बोलते हैं तब नेशन शब्द हमारे ऊपर मंडराता ही रहता है। संप्रदाय बोलते हैं तो रिलीजन शब्द बीच में आता ही है। अब मजहब शब्द भी तो भारत का नहीं है, वो तो वही हमारे ऊपर मंडराता रहता है। फिर ये मजहब ही वैर पैदा करता है, रिलीजन ही वैर पैदा करता है। इसलिए रिलीजन निरपेक्ष होना चाहिए। तो संप्रदाय वैर नहीं पैदा करता, धर्म तो वैर पैदा करता ही नहीं, वो तो उल्टा है, धर्म तो धारण करता है। अब धीरे धीरे लोग धर्म को सस्टेनेबिलिटी के रूप में धर्म को समझने लगे। अब वो भी नहीं है धर्म, सस्टेनेबिलिटी का अर्थ धर्म नहीं होता है। तो हम इतना खुलासा करते जाओ कि सस्टेनेबिलिटी धर्म क्यों नहीं है, धर्म के लिए क्यों सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनिंग एलिमेंट ऐसा भी करने लगे तो आश्चर्य मत करो। अभी तो सस्टेनिंग एलिमेंट क्यों नहीं है, इसका शास्त्रार्थ करते करते मूल विषय तो एक तरफ चला जाएगा। राजा इज सम्राट, इज नॉट सोवरेन, राजा इज नॉट किंग, अमात्य इज नॉट सेक्रेटरी, मंत्री इज नॉट मिनिस्टर। सारे 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 काउंटर पार्ट जितने भी हमने बनाए हैं वो सारे वे हैं ही नहीं। इसलिए भारतीय भाषाओं का अंग्रेजी में अनुवाद होना ये बहुत ही खतरे की घंटी बजाने वाली बात है। क्या हो ही नहीं, अब हो तो रहा है। दुनिया भर में सारी भाषाओं का अनुवाद अंग्रेजी में हो जाता है। ऐसा करके हम लोग भी तो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की भाषा है ऐसा कह देते हैं। नो, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का कारण संस्कृति नहीं है और साहित्य भी नहीं है, भाषा का अपना गुण नहीं है, वह पॉलिटिक्स है। राज्य के आधिपत्य जमाने की व्यवस्था है। उसके कारण से अंग्रेजी इंटरनेशनल बन गई है। जो कहते थे ना, सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, तो उस समय जो विश्व के सभी देशों में ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया, उस कारण से अंग्रेजी का भी आधिपत्य हो गया, क्योंकि भाषा भी उसके साथ गई। और फिर ये एक शुरू हो गया कि भारत की विश्व की सभी भाषाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो, ऐसा हो गया। तो ये भाषा के माध्यम से ये सांस्कृतिक आधिपत्य मानना चाहिए। अब ये आगे, संस्कृति इज नॉट सिविलाइजेशन, सभ्यता इज नॉट कल्चर, कल्चर इज नॉट संस्कृति। कल्चर को कभी सभ्यता को सिविलाइजेशन कहा, कभी कल्चर को कभी संस्कृति को, कभी सभ्यता को कल्चर कहा, कभी सिविलाइजेशन कहा, कभी संस्कृति को कल्चर कहा। तो कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, इसका अंतर समझते समझते हम संस्कृति और सभ्यता का अंतर करने लगे। गृह इज नॉट होम, गृहिणी इज नॉट वाइफ, और गृहिणी को हाउस वाइफ कहना, हाँ, पत्नी इज नॉट वाइफ एंड गृहिणी इज नॉट हाउस वाइफ,
परंतु अब गृहिणी के लिए किसी ने अंग्रेजी में पूछा तो हम क्या कहेंगे? अब ये मेरी पत्नी है कहेंगे, ये मेरी गृहिणी है ऐसा नहीं कहेंगे। तो दर्जा क्या है? जो कमाती नहीं है, बाहर जाती नहीं है, करियर नहीं करती है, घर संभालती है, उसको उसको ही हमने इधर हाउसवाइफ कहा, इधर गृहिणी कहा। लेकिन हमारा घर संभालना और उनका घर संभालना तो बहुत अलग बात है। इसलिए हाउसवाइफ तो उन्होंने भी कॉइन कर लिया शब्द। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी में, मूल अंग्रेजी में हाउसवाइफ जैसा शब्द होगा। परंतु गृहिणी क्या करती है, वो बाहर से देखकर, हाँ, उन्होंने शब्द कॉइन कर लिया हाउसवाइफ। कई शब्द तो अभी भी ऐसे हैं जो नॉन ट्रांसलेटेबल से ही हैं और हमें भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना। जैसे हम पूजा करते हैं, क्या करते हैं? प्रसाद क्या है? तीर्थ क्या है? चरणामृत क्या है? दर्शन करना वो क्या है? पुण्य क्या है? स्वर्ग और नरक इज नॉट हेवन एंड हेल, तो वो क्या है सब? तो फिर मोक्ष तो पहले ही आ गया कि वो तो नहीं है। अब ये सारा हम ये जो संप्रदाय के साथ जुड़े हुए शब्द है ना, भक्ति, पूजा, नैवेद्य, पुण्य और समर्पण और दर्शन, प्रसाद, अभिषेक, आरती, इसको क्या कहेंगे? इसके लिए शब्द प्रयोग तो बहुत सारे ढूंढते हैं लोग, बट वन टू वन रिलेशन तो कभी संभव ही नहीं है। इसलिए ये हमको अनुवाद किसका किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और कैसे इसको समझा जाएगा, ये अलग ही बात है। और इस क्षेत्र में ये संस्कृति का क्षेत्र भी है और यह बुद्धि का क्षेत्र भी है, तो व्यवहार का क्षेत्र भी है, समाज व्यवस्थाओं का क्षेत्र भी है। फिर चाहे राज्य व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, कुटुंब व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, ये इन सभी बातों में ये होता है। कुलपति इज नॉट वाइस चांसलर और चांसलर। तो राजा कभी चांसलर कैसे होगा? उद्योगपति कभी चांसलर कैसे होगा? माने चांसलर, कुलपति कैसे होगा? कुलाधिपति कैसे होगा? ये तो कैसा हुआ कि सभी तीनों सेनाओं का अधिपति राष्ट्रपति होता है। सेनाओं का अधिपति राष्ट्रपति होना ये तो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि पूरा युद्ध क्षेत्र, पूरा सीमा सुरक्षा का क्षेत्र ये शासन के अंतर्गत आता है। परंतु शिक्षा व्यवस्था का, ज्ञान व्यवस्था का अधिपति राजा कैसे होगा? राष्ट्रपति कैसे होगा? और अब तो धीरे धीरे उसके पीछे जो है कि राज्य के अधीन ज्ञान क्षेत्र हैं, उस कारण से यूनिवर्सिटी का, यदि वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो राज्यपाल होगा, और केंद्रीय यूनिवर्सिटी है तो उसका राष्ट्रपति होगा। फिर संविधान जो कहेगा उस प्रकार से उपराष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा या ऐसा होगा। तो राज्य के अधीन ये व्यवस्थाएं हैं, उसमें से ये व्यवस्थाएं, और ये शब्दावली भी आ गई। अभी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा कंसेप्ट आया। कहाँ से आई ये संकल्पना? प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है? आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जब लोग कहते थे कि शिक्षा को शासन से मुक्त करो, तो अब मुक्त हो गया, चलो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये शासन के नियंत्रण से मुक्त हो गई। तब भी उसका नियंत्रण किसके पास गया? हस्तांतरण कहाँ हुआ? तो हस्तांतरण उद्योगपतियों के पास हुआ। पैसे के आधार पर वह आधिपत्य किसका है
वो माना जाने लगा। सो ये जो परिवर्तन है वो पूरी पूरी व्यवस्था का परिवर्तन हो गया, और व्यवस्था को देखने की, समझने की दृष्टि में परिवर्तन हो गया। तो चांसलर अब उद्योगपति है, अब चांसलर को चेयरमैन भी कहने लगे, और यूनिवर्सिटी कंपनी के रूप में रजिस्टर होने लगी। ये क्या बात है, कंपनी क्या है? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के रूप में रजिस्टर नहीं होती। यूनिवर्सिटी यदि बनती है तो संसद में एक्ट पारित होता है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई, पूरा का पूरा, पूरी स्वायत्तता और स्वाधीनता और ये सब बदल गया। धीरे धीरे परिवारों में कानून आने लगे, कुटुंब रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर होने लगी, अग्रीमेंट के आधार पर होने लगी, और आपसी लेन देन, आपसी व्यवहार जो हम अर्थशास्त्र में देखते हैं वो भी देने के लिए, देने का अर्थशास्त्र, देने का आर्थिक व्यवहार नहीं रहा, लेन देन का बना, और लेने का अर्थ व्यवहार बना। ग्रेट चेंज, कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है कि पूरा का पूरा लेन देन का, आपसी आर्थिक व्यवहार का स्वरूप ही बदल गया, पूरा का पूरा स्वरूप बदल गया। और हम ऐसे ऐसे संकल्पनाओं की प्रतिष्ठा करने लगे जो सुसंस्कृत जीवन में अत्यंत हेय माने जाएंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होने लगी कि हम उसको कभी नहीं करेंगे। जैसे बैंकिंग की व्यवस्था होगी ही नहीं, कैसे हो सकती है बैंकिंग की व्यवस्था? क्योंकि ऋण लेना और अपना व्यवसाय चलाना या योगक्षेम चलाना कभी भी सभ्य, सुसंस्कृत, प्रतिष्ठित गृहस्थ के लिए संभव ही नहीं माना जाएगा। ऋण मुक्त होना ये संकल्पना है, उसके स्थान पर ऋण लेकर व्यापार भी चलाना, उद्योग में अर्थार्जन की व्यवस्था भी करना, शिक्षा की व्यवस्था भी करना, फेस्टिवल लोन, यहाँ तक हम पहुंच गए। वो तो ऐसा ही होगा फिर। तो हमारी सारी व्यवस्था, ये जो इतना इतना बदल है, वो कहाँ तक पहुंचा? तो एकदम बचपन से जब बोलना सीखते हैं तब से वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसी ही समझ बनती है। तो पीढ़ी निर्माण का कार्य इस प्रकार से पूरा रूपांतरित हो गया। ये भाषा के कारण से हुआ है, और भाषा ब्रिटिश आधिपत्य के साथ आई है, और भाषा के माध्यम से संस्कृति आई है, भाषा के माध्यम से दर्शन आया है, भाषा के माध्यम से विचारधारा आई है, भाषा के माध्यम से जीवन दृष्टि आई है। आप कल्पना करो, नहीं कर सकते। और लोग कहते हैं भाषा में क्या इतना, अंग्रेजी में व्यक्त किया तो क्या नहीं व्यक्त हो सकता? हाँ, हो सकता है ना, लेकिन क्या हो सकता है ये देख लीजिए। तो कल्पना करो। अब यहाँ जो सुन रहे हैं वो तो कल्पना करना उनके लिए भी बहुत कठिन होगा। पर मैं भी अंग्रेजी पढ़ी हूँ, इसलिए वो मुझे भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी भारतीय ज्ञान क्षेत्र में यदि काम करना है तो वी हैव टू एज्यूम कि हमें अंग्रेजी अल्फाबेट का ए भी नहीं आता है। अंग्रेजी लेखक, अंग्रेजी चिंतक, अंग्रेजी में लिखने वाले लोग, अंग्रेजी विद्वान, अंग्रेजी प्राध्यापक नहीं चाहिए। प्लीज हमको बख्शो। ऐसा करके भारतीय भाषा में भारतीय शास्त्रों को समझना, तो हमने कितनी कठिनाई पैदा कर दी है। अब संस्कृत के माध्यम से समझना पड़ेगा, तो संस्कृत आती नहीं है। अब संस्कृत सीखने जाओ और संस्कृत के माध्यम से हमारी सारा ज्ञान क्षेत्र समझो, तो 2-3 जन्म तो ऐसे ही जाएंगे संस्कृत को अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाने के लिए, ऐसे ही जाएंगे।
ते 2-3 जन्म तक प्रतीक्षा करो, तो तब तक क्या करेंगे? तो फिर भारतीय भाषाओं में समझो, तो भारतीय भाषाओं में फिर अनुवाद की बात आएगी। फिर संस्कृत के जो अभी संस्कृत जानने वाले, संस्कृत शब्द पढ़ने वाले लोग हैं, वे तो हेय दृष्टि से देखेंगे। फिर हमारे आंतरिक ही ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी। और संस्कृत यूनिवर्सिटीज ने ही अपने लिए जो कठिनाई निर्माण कर दी है, वो भी उनके समझ में नहीं आती है। क्या समझ नहीं है? परंपरा खंडित हो गई, और वो 2500 वर्षों से परंपरा खंडित हो गई। तो 2500 वर्षों पहले संस्कृत में जो लिखा था, उसकी पुनः प्रस्तुति होना बंद हो गया। तो उनमें जो दृष्टि, उनकी जो निरूपण की पद्धति, उनकी शैली, उनकी शब्द रचना जो है, उसमें तो बदल हो ही नहीं सकता। पुनः प्रस्तुति संस्कृत की हिंदी में हो नहीं सकती, कन्नड़ में हो नहीं सकती, ऐसा एक स्थापित हो गया। हाँ, अंग्रेजी में हो सकती है, परंतु कन्नड़ में नहीं हो सकती, गुजराती में नहीं हो सकती, मराठी में नहीं हो सकती। ऐसी कुछ विचित्र धारणाएं संस्कृत यूनिवर्सिटीज की भी बन गई। और कितना बद तो व्याघात है कि संस्कृत यूनिवर्सिटीज का कामकाज जो आपसी संवाद का है, वो अंग्रेजी में चलता है। ये अंग्रेजी में चलता है, कन्नड़ में नहीं चल सकता, हिंदी में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति हो गई। तो ज्ञान के क्षेत्र का जो अराजक है, उसमें ये जो भाषा है और ये जो अनुवाद नहीं करने लायक, नहीं हो सकता, ऐसे शब्दों का अनुवाद करने लगे। और फिर जिस भाषा में अनुवाद है, उस भाषा में जिस प्रकार से जीवन और जीवन रचना को समझा जाता है, उसी पद्धति से उसका काउंटर पार्ट जो भारतीय शब्द है, जिसका अनुवाद किया था, उसको समझने लगना। तो हम अपने आप को, मैं यहाँ रुकूंगे अभी, हम अपने आप को यूरोपीय दृष्टि से देखते हैं और यूरोपीय बुद्धि से समझते हैं। इतना ही एक आशा का किरण है कि हमारे अंतस्तत्व में अभी भारतीयता है, परंतु हमारी बुद्धि यूरोपीय है। भले ही हम गुजराती बोलते हों या कन्नड़ बोलते हों या हिंदी बोलते हों, हमारी बुद्धि यूरोपीय है। इसलिए हमारी भाषा और उस भाषा का प्रयोग कहाँ बना? मैं एक मिनट, हाँ, कितनी बार ले? 53। हाँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमारा जो ज्ञान क्षेत्र है, वो इस प्रकार से अभारतीय भाषा से आतंकित हो गया है। हमारे सामने चुनौती है, कैसे इसको अंग्रेजी से मुक्त करें। और मैं तो देखती हूँ आज के जो श्रोता है, वो तो अंग्रेजी में माहिर है। अंग्रेजी क्या क्या करे अभी? तो प्रश्न तो है बड़ा। मैं यहाँ रुकती हूँ, परंतु ये प्रश्न बड़ा गंभीर भी है। ये नहीं है कि जो अंग्रेजी में बोलते समझते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बुद्धि तो है, बुद्धि तो इसलिए कहते हैं, बुद्धि तो है, यूरोपीय बुद्धि है। और हमारे सारे प्रश्नों को हम उस रूप में समझते हैं। हृदय हमारा भारतीय है, बुद्धि हमारी यूरोपीय है। और आज भी दिन प्रतिदिन यूरोपीय बुद्धि में, अब देखो ना, यूरोपीय बुद्धि में IKS सेट करना, ये क्या हो गया है? कैसा मति को क्या हो गया है? तो ये सारा हो रहा है।
तो अंग्रेजी से और अंग्रेजियत से मुक्त होने के क्या रास्ते हैं? मैं यहाँ रुकती हूँ और मुझे लगता है कि समय भी काफ़ी हो गया है। हैं। हाँ, 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 हाँ। तो ठीक है, आप लोग इसके ऊपर विचार करिए और फिर और कभी हम इस विषय की चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। सबको नमस्कार।